जॉब पर जाने वाली मॉडर्न सास का पहनावा। सुबह सुबह शीलाबाई रसोई से गर्मा गर्म पराठों की प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। माधुरी और उसका बेटा विकास नाश्ता करते हुए। बेटा विकास, काफी दिनों से तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी। जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरी जॉब बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी अभी तो मैंने ज्वाइन किया है और वहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब नया नया काम शुरू होता है तो थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाता है। मम्मी, इतने सालों तक आपने मेरे लिए अकेले इतना संघर्ष किया है, अब मेरी बारी है। वैसे मम्मी, आपकी जॉब कैसी चल रही है स्टोर में? मेरी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है बेटा। आए दिन स्टोर में मेरे काम की और ड्रेसेस की बहुत तारीफ होती रहती है। क्यों ना हो मम्मी, आपकी मेहनत और टैलेंट की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे आज भी याद है, बचपन में ही पिताजी चले गए थे। उसके बाद आपने अकेले ही अपनी इस जॉब के दम पर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग करवाई और पूरा घर संभाला। हाँ बेटा, कुछ लोग बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोगों को समय और परिस्थितियां टैलेंटेड बना देती हैं, और मैं उन दूसरी तरह के लोगों में से हूँ। ये सारी बातें सुनकर शीलाबाई मुस्कुराते हुए। मेम साहब, आप सच में बहुत महान है। आपकी तो बातें भी इतनी अलग होती हैं कि सुनकर दिल खुश हो जाता है। अच्छा शीलाबाई, अब तू मेरी तारीफ ही करती रहेगी और चाय भी पिलाएगी। जल्दी कर, हमें समय पर काम पर भी निकलना है। जी मेम साहब, अभी लाती हूँ। शीलाबाई तेजी से रसोई की तरफ चली जाती है और चाय लाकर उन दोनों को देती है। दोनों चाय पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर निकलते हैं। माधुरी ने बहुत ही सुंदर स्कर्ट और टॉप पहन रखी है। वो हैंडबैग संभालती है और स्कूटी की चाबी हाथ में लेकर बाहर निकलती है। तभी बाइक पर बैठा विकास। ठीक है मम्मी, अब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा। विकास अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। माधुरी भी अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सड़क पर आगे बढ़ जाती है। सड़क के किनारे मोहल्ले की दो औरतें सरिता और विमला खड़ी होकर आपस में बातें कर रही हैं। तभी माधुरी वहां से गुजरती है। सरिता और विमला माधुरी के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखते हुए। जरा देखो तो सही विमला, इसके कपड़े इस उम्र में भी कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम स्कूटी चलाती हुई घूम रही है। बिल्कुल सही कह रही हो सरिता, इसे अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं है। अपनी इज्जत और वैल्यू की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं रह गई है इसे। मुझे इस मोहल्ले में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि बाकी सब औरतें तो सिंपल साड़ी या सूट पहनती है, सिर्फ यही इतनी एडवांस बनती है। सुना है किसी बड़े कपड़े के स्टोर में जॉब करती है, घर में कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसीलिए जो मन आता है वही पहनती है। क्यों विमला, इसका पति कहाँ रहता है? क्या वो इसे ऐसे कपड़े पहनने से मना नहीं करता? अरे पति साथ में रहता तो मना करता ना। सुना है बहुत साल पहले ही इसे और इसके बेटे को अकेला छोड़कर कहीं भाग गया था। हाँ भाई, जब औरत ही ऐसी होगी तो पति तो छोड़कर भागेगा ही। ऐसी औरतों के साथ तो यही सब होना चाहिए। सरिता और विमला दोनों जोर जोर से हंसते हुए आगे निकल जाती हैं। उधर माधुरी स्कूटी से आगे बढ़ती है तो पान की दुकान पर खड़ा मनोज उसे देखकर अपने दोस्तों से, यार जरा देखना सामने, ये जो हमारे मोहल्ले से आंटी निकलती है ना, प्लस साइज में भी बिल्कुल कमाल और स्टाइलिश लगती हैं। अरे भाई मनोज, जरा अपनी जुबान को लगाम दे और कुछ तो शर्म कर। अरे वो तेरी माँ की उम्र की हैं, उनके बारे में ऐसी घटिया बातें बोलता है। अरे चाचा, आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हो। औरत किसी भी उम्र की हो, अगर कोई सुंदर लग रहा है तो उसकी तारीफ करने में भला क्या बुराई है। माधुरी स्कूटी चलाते हुए शीशे में पीछे का नजारा देखती है, लेकिन वो बिना रुके अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ाते हुए मन ही मन में, लोगों का काम तो बस बातें बनाना और ताने मारना ही है। मुझे इन सब फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। माधुरी शहर के एक बड़े और आलीशान कपड़ों के स्टोर के सामने अपनी स्कूटी पार्क करके अंदर आती है। उसे देखकर शबीना, आ गई मैडम आप। हम सब तो सुबह से ही आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ शबाना, बताओ कैसा है सब? मैडम, अंदर प्लस साइज की एक बहुत ही अमीर और हाई प्रोफाइल औरत आई हैं। वो कपड़ों को लेकर काफी नखरे दिखा रही हैं। मैनेजर सर ने कहा है कि सिर्फ आप ही उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शबाना, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। माधुरी मुस्कुराते हुए ट्रायल रूम के पास पहुंचती है। वहां एक भारी भरकम औरत शीशे के सामने खड़ी होकर निराश चेहरा बनाए हुए है। नमस्ते मैडम, मैं इस स्टोर की सीनियर डिजाइनर हूँ। बताइए आपको किस तरह की ड्रेसेस चाहिए? देखिए ना, आज शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मेरा वजन इतना बढ़ गया है कि मुझ पर कोई भी वेस्टर्न या मॉडर्न ड्रेस अच्छी नहीं लगती। मैडम, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। हमारे पास प्लस साइज के लिए बहुत ही एलिगेंट और सुंदर वेस्टर्न ड्रेसेस की कलेक्शन है।
माधुरी रैक से एक सुंदर प्लस साइज वन पीस ड्रेस निकालती है और चेंजिंग रूम में जाकर वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर कस्टमर, वाओ, ये तो सचमुच बहुत ही कमाल लग रही है। जब इस उम्र में और इस बॉडी टाइप में ये ड्रेस आप पर इतनी सुंदर लग सकती है तो मुझ पर भी जरूर अच्छी लगेगी। बिल्कुल मैडम, कपड़े इंसान की पर्सनालिटी को उभारते हैं। आप इसे पहनेंगी तो बहुत ही ग्रेसफुल लगेंगी। ठीक है, आप इस डिजाइन की 3 अलग अलग कलर्स की ड्रेसेस तुरंत पैक कर दीजिए। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। माधुरी अलग अलग प्लस साइजेस ड्रेसेस खुद ट्राई करके बाकी की आई हुई औरतों को भी दिखाती है। उसके इस तरीके से खुश होकर वो सभी औरतें बहुत सारे महंगे कपड़े खरीद लेती हैं। तभी शबीना मैनेजर का फोन उठाकर बातें करते हुए, सर, आज माधुरी मैडम ने बहुत ही शानदार सेल की है और प्लस साइज सेक्शन का पूरा स्टॉक खाली करवा दिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ी देर में मैं स्टोर ही आ रहा हूँ। मैनेजर काउंटर की तरफ आता है जहां माधुरी बिलिंग करवा रही होती है। मैनेजर मुस्कुराते हुए माधुरी के पास आकर, बहुत बहुत बधाई हो माधुरी जी, आपने हमेशा की तरह आज भी स्टोर का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट संभाला है। धन्यवाद सर, ये तो मेरा फर्ज है। जब कस्टमर खुश होकर जाता है तो मुझे अपने काम से असली संतुष्टि मिलती है। बहुत बढ़िया, कीप इट अप माधुरी जी। दूसरी तरफ पार्क में बेंच पर रश्मि बैठी हुई बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देख रही है। तभी विकास पार्क में आता है। रश्मि उसे देखकर गुस्सा करते हुए, घड़ी देखी है तुमने विकास? कितनी देर से मैं यहाँ अकेली बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना लेट भी कोई आता है क्या? सॉरी यार रश्मि, आज ऑफिस में अचानक एक नई फाइल आ गई थी। उसी काम को निपटाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा तो रोज का यही फालतू का बहाना रहता है। मुझे बुला लेते हो और खुद लेट आते हो। अरे बाबा, कान पकड़कर सॉरी बोल रहा हूँ ना। अब तो गुस्सा छोड़ दो और माफ कर दो, इससे पहले कि पार्क में खड़ा कोई और हमें देखे और हमारा मजाक उड़ाए। इसीलिए तो तुमसे कहती हूँ कि जल्दी से घर में बात करके मुझसे शादी कर लो, ताकि मैं तुमसे कमरे के अंदर झगड़ा करूँ और बाहर किसी को पता भी ना चले। हाँ बाबा, अब मेरी जॉब भी लग गई है और सब सेटल हो गया है। तो आज रात को ही मैं मम्मी से हमारे रिश्ते की बात करता हूँ। ये हुई ना बात। ठीक है, अब अगर तुमने मुझे मना ही लिया है तो इसी खुशी में मुझे जल्दी से अच्छी सी आइसक्रीम खिलाओ। बिल्कुल, आज तो तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाता हूँ तुम्हें। दोनों हंसते हंसते बातें करते हुए पार्क से बाहर आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर रात के 8 बजे माधुरी घर पहुंचती है। हॉल में शीलाबाई झाड़ू लगा रही होती है। तभी माधुरी शीलाबाई से, शीलाबाई, विकास घर आ गया क्या या अभी तक ऑफिस में ही है? नहीं मैम साहब, विकास बाबा अभी तक घर नहीं लौटे हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जा रही हूँ। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। माधुरी भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद विकास घर के अंदर आता है, वो हॉल में इधर उधर देखते हुए। शीला चाची, मम्मी कहाँ है? कमरे में तो दिख नहीं रही हैं। आपको तो पता ही है विकास बाबा, जब भी उनका मन किसी पुरानी बात को लेकर उदास होता है तो वो सीधे छत पर चली जाती हैं। आज भी वे छत पर गई हैं। ठीक है चाची, आप टेबल पर खाना लगाओ, मैं जरा ऊपर जाकर मम्मी से बात करके आता हूँ। विकास छत पर जाता है तो देखता है कि माधुरी छत की मुंडेर पर हाथ टिकाई ठंडी हवा में चुपचाप खड़ी चांद को एकटक देख रही है। विकास उसके पास आते हुए, मम्मी आप अकेले यहाँ खड़ी होकर चांद को इतनी गहराई से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस इस चमकते हुए चांद को देखकर अंदाजा लगा रही थी कि मैंने अपनी उम्र के कितने लंबे साल अकेले संघर्ष में बिता दिए। मम्मी, आपने इतना लंबा संघर्ष अकेले क्यों किया? आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि पिताजी हम दोनों को इस तरह अचानक अकेला छोड़ कर चले गए? क्या उन्हें हम पर जरा भी दया नहीं आई? बेटा, कितनी बार कहा है कि इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। पुरानी बातों को उखाड़ने में सिर्फ दर्द ही मिलता है। लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं पिताजी के बारे में कोई सवाल पूछता हूँ आप हमेशा बात को टाल देती हैं? मुझे सच जानने का हक है। छोड़ना बेटा उन पुरानी और कड़वी यादों को, मैं अब दोबारा याद ही नहीं करना चाहती। अच्छा ये सब छोड़ो, तू मुझे ये बता कि आज शाम को तू आइसक्रीम किसके साथ खा रहा था? क्या मम्मी, आपने मुझे वहाँ देख लिया था? हाँ बेटा, मैं स्टोर के किसी काम से उस तरफ से गुजर रही थी तो मेरी नजर तुम दोनों पर पड़ गई। अरे मम्मी, मैं आपसे आज इसी बारे में बात करने वाला था। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम रश्मि है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। अब जब तुम्हारी जॉब भी लग गई है तो देर किस बात की? कल संडे है, कल ही हम उसका हाथ मांगने चलते हैं। सच मम्मी? अरे आप इतनी जल्दी मान गई, थैंक यू सो मच मम्मी। अगली सुबह माधुरी, विकास और शीलाबाई तीनों रश्मि के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। रश्मि के माता पिता को विकास और माधुरी का सादा स्वभाव बहुत पसंद आता है।
दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में बहुत ही धूमधाम और बाजे गाजे के साथ शादी संपन्न होती है और रश्मि दुल्हन बनकर माधुरी के घर आ जाती है। शादी के अगली सुबह माधुरी एक स्टाइलिश साड़ी पहनकर रश्मि के कमरे में आकर, रश्मि बेटा, थोड़ी देर बाद मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाएंगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। माधुरी ऐसा कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लाल साड़ी पहने रश्मि बाहर आ जाती है। तब तक मोहल्ले की औरतें आ चुकी थी। रश्मि उनके बीच बैठ जाती है। फिर औरतें उसे देखकर बातें करते हुए, वाह माधुरी जी, आपकी बहू तो सचमुच बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी लग रही है। हाँ भाई, सास तो इतनी मॉडर्न और एडवांस कपड़े पहनती, पर अपने बेटे के लिए बहू बड़ी संस्कारी और सीधी सादी ढूंढ कर लाई है। सही कह रही हो विमला, पर जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार ये मॉडर्न सास ही अपनी संस्कारी बहू को बिगाड़ दे। सरिता की बात सुनकर सभी औरतें हंस पड़ती हैं। रश्मि पड़ोसियों की बातें सुनकर मन ही मन, पड़ोस ने मेरी सास को उनके कपड़ों की वजह से कितना बुरा भला कह रही हैं। रात के समय विकास और रश्मि अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रश्मि का चेहरा उदास देखकर विकास, क्या हुआ रश्मि, आज तो शादी के बाद पहला दिन था, फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों दिख रहा है? विकास, आज मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की औरतें माँ जी के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें कर रही थी। मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे रश्मि, तुम उन मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मेरी माँ इतनी स्मार्ट, सुंदर और आत्मनिर्भर है, इसीलिए ये सब लोग जलकर उनके बारे में फालतू की बातें बनाते रहते हैं। हाँ विकास, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रश्मि की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय रश्मि बाजार में थैला लिए सब्जियां खरीद रही होती है। तभी पास ही खड़ी उसकी कॉलेज की पुरानी सहेली नीता उसे देखकर उसके पास आते हुए, अरे रश्मि, अच्छा हुआ तू आज मिल गई। पता है तेरी शादी मेरे मोहल्ले में ही हुई है। अरे नीता, हाँ यार, लेकिन अगर तू मेरे ही मोहल्ले में रहती है तो तू कभी मेरे घर मिलने क्यों नहीं आई? क्या बताऊं यार, मैं कैसे आती। मेरे घर वाले कहते हैं कि तेरी सास अच्छी औरत नहीं है, जैसे वो मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है वैसे ही उनका कैरेक्टर भी खराब है। क्या नीता, तू ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बता क्या कहना चाहती है। देख रश्मि, मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि तेरी सास किसी अनजान आदमी से रात के अंधेरे में छुप छुप कर मिलती है। नीता, बंद कर अपनी बकवास। मेरी माँ जी के बारे में ऐसी घटिया बात दोबारा मत बोलना। वो बहुत ही अच्छी और साफ दिल की औरत है। देख रश्मि, मैं तो बस वही बता रही हूँ जो पूरे मोहल्ले में चल रहा है। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो तू खुद अपनी आंखों से देख ले और सच जान ले। नीता की बातें सुनकर रश्मि के मन में अपनी सास को लेकर शक का बीज बो जाता है। वो चुपचाप सब्जियों का थैला उठाती है और भारी मन से घर की तरफ चल देती है। रश्मि घर पहुंचकर शीलाबाई को सब्जियां देते हुए, शीला चाची, माँ जी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही? बहू रानी में हम सब छत पर गई हैं। रश्मि माधुरी को देखने के लिए छत पर जाती है। छत पर पहुंचकर वो देखती है कि माधुरी योगा मैट पर योगा कर रही है और आसपास के सभी मर्द माधुरी को योग करते हुए घूर घूर कर देख रहे हैं। ये देखकर माधुरी अपनी सास से, माँ जी, आप छत पर योगा क्यों कर रही हैं? देखिए आसपास के मर्द आपको कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अरे बहू, लोगों का क्या है, वो अपनी नजर से दुनिया देखते हैं, मैं भला किसी के लिए अपना रूटीन क्यों बदलूं? तभी सामने रखा माधुरी का मोबाइल फोन बजने लगता है। माधुरी तुरंत कॉल रिसीव करती है। हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैं अभी आती हूँ। माधुरी फोन काटती है और रश्मि से, बहू मुझे अभी अर्जेंट किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं आती हूँ। माँ जी, इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं, आप कहाँ जा रही हैं? बहू बहुत जरूरी काम आ गया, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तुम चिंता मत करो। माधुरी अपने कमरे में जाती है। रश्मि चुपके से माधुरी के रूम के दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और झांकने लगती है। माधुरी अपने कमरे में जाकर एक शॉर्ट वन पीस पहनती है और आईने के सामने बाल संवार कर परफ्यूम छिड़कती है। इतनी देर में रश्मि जाकर हॉल में बैठ जाती है। थोड़ी देर में माधुरी हैंडबैग लेकर बाहर निकलती है। हॉल में बैठी रश्मि अपनी सास को देखकर मन ही मन, माँ जी इतना सज धज कर और परफ्यूम लगाकर रात के 7 बजे कहाँ जा रही है? जरूर नीता जो कह रही थी वही सच है। रात के 10 बज चुके हैं। विकास दफ्तर से लौटकर आता है और सोफे पर बैठते हुए, रश्मि, मम्मी कहाँ है? मुझे घर में कहीं दिख नहीं रही हैं। वो किसी काम से बाहर गई हैं, काफी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं ऑफिस के काम से बहुत थक गया हूँ यार, चलो हम खाना खा लेते हैं, फिर मैं सोऊंगा। रश्मि विकास का खाना लगाती है। दोनों खाना खा लेते हैं और विकास अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन रश्मि को नींद नहीं आती और वो बालकनी में जाकर अंधेरे में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद माधुरी एक आदमी के पीछे बाइक पर बैठी घर के बाहर आती है। वो आदमी माधुरी को फ्लाइंग किस देता है और बाय बोलकर चला जाता है। हे भगवान, इसका मतलब नीता और मोहल्ले के लोग जो कह रहे थे वो सब सच है। माँ जी का इस उम्र में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। रश्मि तुरंत दौड़ती हुई अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजे के पीछे से छुपकर देखने लगती है।
माधुरी अंदर जाती है और गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर माधुरी रश्मि को उदास देखकर, क्या बात है बहू, आज तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। नाश्ता खत्म करके माधुरी अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद वो जीन्स और स्टाइलिश टॉप पहनकर बाहर निकलती है और स्कूटी की चाबी उठाकर बाहर चली जाती है। उसे इस तरह जाते देखकर रश्मि मन ही मन, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप इतना मटक मटक कर कहाँ और किससे मिलने जा रही हैं। माधुरी के जाते ही रश्मि तुरंत अपने कमरे में आती है विकास उसे देखकर। क्या बात है रश्मि, तुम आज सुबह से बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही हो। विकास, बात ही ऐसी है कि अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। अरे बताओ भी बाबा, मैं तो तुम्हारी हर बात पर अपने होश उड़ाने के लिए तैयार रहता हूँ। मजाक मत कीजिए विकास, ये कोई हंसने की बात नहीं है। माँ जी का किसी पराये आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा रश्मि? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ विकास, कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से बालकनी से देखा है। माँ जी रात को एक आदमी की बाइक से उतरी और उस आदमी ने उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया। रश्मि, अपनी जुबान संभालो। मैं अपनी माँ को बचपन से जानता हूँ। आसमान के चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन मेरी माँ के चरित्र पर कभी कोई दाग नहीं लग सकता। विकास, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही बता रही हूँ। तुम मोहल्ले वालों के भड़काने में आकर मेरी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। आज के बाद तुम जिससे भी मिल रही हो उससे मिलना तुरंत बंद कर दो और दोबारा मेरे सामने मेरी माँ के बारे में ऐसी बात मत कहना, समझी तुम? विकास गुस्से से लाल पीला होकर कमरे से बाहर निकल जाता है। शाम के समय विकास ऑफिस से लौटकर कमरे में आकर रश्मि से, रश्मि सुनो ना, आज रात को मेरे एक दोस्त के यहाँ ऑफिस में पार्टी रखी गई है। मैंने मम्मी को भी चलने के लिए कहा है, तुम भी तैयार हो जाओ, हम तीनों साथ चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। रात के समय रश्मि और माधुरी दोनों पार्टी में जाने के लिए अपने अपने कमरों में तैयार हो रही हैं। माधुरी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर गुनगुनाते हुए अपनी लिपस्टिक को देखकर, अरे मेरी इस नई ड्रेस की मैचिंग लिपस्टिक तो मेरे पास मिल ही नहीं रही है, जरा बहू से मांग कर देखती हूँ। माधुरी रश्मि के कमरे में आकर, बहू, मेरी ड्रेस की मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिल रही है, क्या तेरे पास वैसी लिपस्टिक है? माँ जी, आप ये सब नाटक मेरे सामने मत कीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ये सब किसके लिए कर रही हैं और इतना सज धज कर कहाँ जाती हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रश्मि? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं कोई बकवास नहीं कर रही माँ जी। उस रात मैंने खुद अपनी आंखों से बालकनी से खड़े होकर देखा था कि आप किस आदमी के साथ आई थी। इस उम्र में आपका अफेयर चल रहा है? सोच समझ कर बात करो रश्मि, तुम अपनी सास से बात कर रही हो। वो सिर्फ मेरा एक दोस्त था जो मुझे घर ड्रॉप करने आया था और मुझे तुम्हारी कोई लिपस्टिक नहीं चाहिए। मैं अनमैच्ड ही लगा लूंगी। माधुरी गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है। रश्मि मन ही मन, माँ जी सोच रही हैं कि वो डांट कर मुझे डरा देंगी और मैं दब जाऊंगी, लेकिन मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। मैं इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद सभी पार्टी में पहुंचते हैं। हॉल के कोने में मोहल्ले की औरतें सरिता और विमला और रश्मि की सहेली नीता खड़ी हैं। इधर माधुरी रश्मि से, विकास, रश्मि, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं जरा सामने काउंटर से सैंडविच लेकर आती हूँ। रश्मि, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। माधुरी और विकास के हटते ही सरिता, नीता और विमला मौका पाकर रश्मि के पास आती हैं। अपनी सास के साथ आई हो रश्मि? जरा देखो तो सही, इस उम्र में भी कैसे भड़कीले और मॉडर्न कपड़े पहनकर घूम रही है औरत। सही कह रही हो सरिता, पूरे मोहल्ले में नाम खराब कर रखा है इसने। सरिता और विमला मुंह बनाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तब नीता रश्मि से, देखा रश्मि, पूरे मोहल्ले में तेरी सास की कितनी थुथु हो रही है। तूने कुछ पता किया कि वो किससे मिलती है? हाँ नीता, पर मुझे ठोस सबूत चाहिए। बिना सबूत के विकास मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। पार्टी से लौटने के बाद माधुरी हॉल में बैठी होती है कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है। वो धीरे से उठकर बालकनी में चली जाती है। तभी रश्मि, जो कमरे में जाग रही थी, दबे पांव बालकनी के पर्दे के पीछे आकर छुप जाती है और माधुरी की बातें सुनने लगती है। देखो, अब हमें बहुत संभल कर और छुप छुप कर मिलना होगा। मेरी बहू को सब पता चल गया है और वो 24 घंटे मुझ पर नजर रख रही है। ठीक है डार्लिंग, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी के अभी हम पार्क में मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। रश्मि पर्दे के पीछे खड़ी है सब सुनकर मन ही मन, आज तो मैं माँ जी को रंगे हाथों पकड़कर विकास के सामने उनकी सारी सच्चाई लाकर रहूंगी। माधुरी उसी समय तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। रश्मि तुरंत जाकर सोए हुए विकास को झकझोर कर जगाते हुए, विकास उठिए जल्दी, देखिए माँ जी इतनी रात को उस पराये आदमी से मिलने चुपचाप बाहर जा रही हैं। रश्मि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम फिर वही घटिया बातें शुरू कर रही हो। विकास, एक बार चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, वो अभी अभी कमरे से बाहर निकली हैं।
विकास गुस्से में उठकर रश्मि के साथ हॉल में आता है, लेकिन वहां माधुरी नहीं होती। विकास तुरंत अपनी माँ का नंबर मिलाता है। मम्मी, आप कहाँ हैं इस वक्त? बेटा मैं तो छत पर हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा ठंडी हवा में थोड़ा टहल लूं। विकास और रश्मि दौड़ते हुए छत पर जाते हैं। माधुरी छत पर बहुत ही आराम से टहलती हुई नजर आती है। देखा तुमने, मम्मी छत पर आराम से टहल रही है। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से फिर गया है रश्मि। आज की बात अगर तुमने मेरी माँ के चरित्र पर शक किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ विकास, तू इतने गुस्से में क्यों है और अपनी पत्नी पर क्यों चिल्ला रहा है? कुछ नहीं मम्मी, पता नहीं किसने इसके कान भर दिए हैं जो ये आप पर शक करती रहती है। चलिए आप नीचे। सब लोग नीचे आ जाते हैं। रश्मि हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। तब माधुरी अपने कमरे में जाकर मन ही मन, अच्छा हुआ मैंने रश्मि को पर्दे के पीछे छुपे हुए देख लिया था, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। अगले दिन माधुरी स्टाइलिश जीन्स टॉप पहनकर अपने कपड़ों के स्टोर पर पहुंचती है। आज महीने का आखिरी दिन था, इसीलिए वो अपनी सैलरी रिसीव करती है और फोन उठाकर कॉल लगाती है। मुझे सैलरी मिल गई है, तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। हम मेरी आधी सैलरी ऑफिस में जमा कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वही आदमी उसे लेने के लिए आ जाता है। माधुरी उसके बाइक पर बैठती है और दोनों मिलकर एक ऑफिस के अंदर जाते हैं और एक आदमी को पैसे देते हुए, ये लीजिए इस महीने की किश्त के पैसे, बाकी के पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपके पूरे पैसे आपको जल्द मिल जाएंगे। ऑफिस से बाहर निकलकर माधुरी उस आदमी से, ठीक है शाम हो रही, अब मैं चलती हूँ। माधुरी अपनी स्कूटी से अपने घर लौट रही होती है। तभी सड़क पर वही आवारा मनोज अपने दोस्तों के साथ उसके सामने आकर उसकी गाड़ी को रोकते हुए, अरे डार्लिंग, जरा रुककर हमसे भी तो कभी बात कर लिया करो। इस उम्र में भी क्या कमाल लगती हो। मनोज आगे बढ़कर जबरदस्ती माधुरी का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो मेरा हाथ, तमीज से बात करो मुझसे। माधुरी झटके से अपना हाथ छुड़ाती है और स्कूटी तेजी से चलाकर निकल जाती है। पास से गुजर रही पड़ोसन सरिता और विमला ये सब देखकर बातें करते हुए, देखो तो सही, सरिता बीच सड़क पर आवारा लड़कों से हाथ पकड़वा रही है, इसके तो कर्म ही खराब है। सरिता और विमला बातें करती हुई मोहल्ले की गली से गुजरती हैं। रश्मि बालकनी में खड़ी उनकी ये बातें सुनकर मन ही मन, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, आज तो मैं माजी का पीछा करके ठोस सबूत जुटा कर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अगले दिन रात के 9 बजे माधुरी जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहनकर दोबारा तैयार होकर स्कूटी से निकलती है तो रश्मि तुरंत घर से बाहर आकर एक ऑटो वाले को रोककर, भैया वो सामने जो स्कूटी जा रही है ना, चुपचाप उसका पीछा करो। अब रश्मि ऑटो से माधुरी का पीछा करती है। माधुरी स्कूटी को एक सुनसान पार्क के बाहर रोकती है और अंदर जाती है। रश्मि ऑटो से उतरकर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। पार्क में एक बेंच पर वही आदमी बैठा इंतजार कर रहा होता है। माधुरी दौड़कर उसके पास जाती है। अरे डार्लिंग, तुम आ गई। तुम जब तक आती नहीं हो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। आई लव यू यार। आई लव यू टू। तुम्हारे लिए तो मैंने इतना सब कुछ झेला है, ये लो कुछ पैसे रखो अपने खर्च के लिए। वो आदमी माधुरी को गले लगा लेता है और उसका माथा चूम लेता है। रश्मि झाड़ियों के पीछे से यह पूरा नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए मन ही मन, आखिरकार मुझे पक्का सबूत मिल ही गया। अब देखती हूँ विकास अपनी माँ की सच्चाई देखकर क्या कहते हैं। रश्मि तुरंत ऑटो करके घर पहुंचती है। विकास हॉल में चिंता में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। शीलाबाई भी वहीं खड़ी होती है। रश्मि, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? विकास, आज आपकी माँ की असलियत और उनका घिनौना सच मैंने इस फोन में कैद कर लिया है, देखिए अपनी माँ की करतूत। रश्मि अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वीडियो चलाकर विकास के सामने कर देती है। वीडियो में माधुरी उस आदमी से गले मिल रही है और पैसे दे रही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी माधुरी भी वहां पहुंच जाती है। विकास माधुरी को देखकर गुस्सा होते हुए, माँ, आप इतनी घटिया हरकत कर सकती है? क्या इसी वजह से पिताजी हमें अकेला छोड़कर चले गए थे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है माँ जी। विकास और रश्मि नफरत से भरकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माधुरी शांत खड़ी रहती है। शीलाबाई आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, मेम साहब, आप विकास बाबा को सच क्यों नहीं बता देती? वे आपसे बहुत नफरत करने लगे हैं। नहीं शीलाबाई, जब तक सही वक्त नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इस घटना के बाद कई दिन बीत जाते हैं। विकास और रश्मि माधुरी से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेते हैं। वो न तो उनसे बात करते हैं और न ही उसके साथ खाना खाते हैं। एक दिन माधुरी उदास मन से विकास और रश्मि के कमरे के दरवाजे पर आकर एक निमंत्रण कार्ड टेबल पर रखते हुए, बेटा, जिस कंपनी में मैं सालों से काम कर रही हूँ वहाँ कल एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा गया है, मुझे सम्मानित किया जा रहा है, तुम दोनों जरूर आना। विकास और रश्मि उस कार्ड की तरफ देखते तक नहीं है। माधुरी भारी मन से लौट आती है। अगले दिन एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम के मंच पर कंपनी के मालिक और मैनेजर खड़े हैं। हॉल में कई लोग मौजूद हैं।
माधुरी जी ने हमारी कंपनी को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए हैं और हमारे ब्रांड का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम उन्हें सम्मान पदक और 50 लाख रुपए का चेक भेंट करते हैं। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होती है। माधुरी एक सुंदर सी ड्रेस से मंच पर जाकर अवार्ड और 50 लाख का चेक स्वीकार करती है, लेकिन उसकी आंखें हॉल के दरवाजे पर विकास और रश्मि को ढूंढ रही होती हैं, जो वहां नहीं आए थे। वो स्टेज से नीचे आती है, तब शीलाबाई, मेम साहब, विकास बाबा और बहू रानी नहीं आए। कोई बात नहीं शीलाबाई, अब हमारी परेशानियों के अंत का समय आ गया, चलो घर चलते हैं। माधुरी घर पहुंचती है और विकास के कमरे में आकर, विकास, रश्मि, मैंने वकील से सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं, तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। विकास बाबा, अपनी माँ की बात मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपनी माँ के बारे में गलत सोचने पर बहुत पछताना पड़े। विकास और रश्मि मन न होते हुए भी बाहर आकर माधुरी के साथ कार में बैठ जाते हैं। माधुरी कार सीधे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर रोकती है और 50 लाख का चेक हाथ में लेकर मैनेजर के कैबिन में जाती है। विकास और रश्मि हैरान होकर पीछे पीछे आते हैं। मैनेजर साहब, ये लीजिए पूरे 50 लाख रुपए का चेक। अब तक का सारा बकाया चुकता हो गया है। अब मेरे पति पर से अपना केस वापस ले लीजिए। जी माधुरी जी, आपकी ईमानदारी और मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। हम आपके पति मोहन जी पर से सारे कानूनी केस तुरंत वापस लेते हैं। विकास और रश्मि ये सब सुनकर काफी हैरान होते हैं। फिर वो माधुरी के साथ वापस आकर कार में बैठते हुए, मम्मी ये सब क्या है? आप किस केस और किस बकाया की बात कर रही हैं? माधुरी कार ड्राइव करना शुरू करती है और दोनों को सच्चाई बताते हुए, विकास बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई आवारा या गैर जिम्मेदार नहीं थे जो तुम्हें छोड़कर भाग गए। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर क्यों गए। आज से 20 साल पहले। ये कहते हुए माधुरी बीते पल में चली जाती है। दरअसल माधुरी के पति मोहन एक कॉर्पोरेट कंपनी में बड़े पद पर थे। एक बार कंपनी के काम से बाहर गए, जहां कुछ धोखेबाजों ने साजिश करके उन्हें कसीनो में हरा दिया और कंपनी के करोड़ों रुपए डूब गए। कंपनी ने उन पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था। अगर वो सामने आते तो उन्हें जेल हो जाती, इसीलिए वो इतने सालों से छुपकर एक छोटी सी खोली में रह रहे थे और माधुरी दिन रात मेहनत करके ड्रेसेस बेच कर कंपनी का कर्ज चुका रही थी। और जिस आदमी से माधुरी छुपकर पार्क में मिलती थी वो कोई और नहीं, उसके पति मोहन ही थे। ये सुनकर रश्मि और विकास के होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि दोनों कुछ और कह पाते, गाड़ी एक छोटी और सकरी गली में जाकर रुकती है। माधुरी कार से उतरकर एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोलती है और दौड़कर मोहन का हाथ पकड़ते हुए, मोहन जी, आज से हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। मैंने कंपनी का पूरा कर्ज चुका दिया है और केस वापस हो गया। अब आप आजाद हैं। मोहन उठकर माधुरी को गले लगाते हुए, सचमुच माधुरी, तुमने अपने प्यार से मेरा सारा कर्ज चुका दिया और मुझे जीवन भर के लिए आजाद कर दिया। ये सब सुनकर विकास रोते हुए अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं कितना बदकिस्मत बेटा हूँ जो अपनी माँ के त्याग को नहीं समझ सका। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी महानता और पवित्रता पर इतना बड़ा कलंक लगाया। बच्चों, तुम्हारी माँ ने इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अब रोना बंद करो। आज दुनिया को जवाब देने और सच्चाई सामने लाने का दिन है। चलो घर चलते हैं। शाम के समय कार मोहल्ले में आकर रुकती है। मोहन, माधुरी, विकास और रश्मि कार से बाहर निकलते हैं। मोहल्ले की औरतें सरिता, विमला और आवारा लड़का मनोज वहां जमा होकर बातें करते हुए, देखो तो सही विमला, अब ये बेशर्म औरत खुलेआम उस गैर आदमी को अपने घर ले आई। ये सुनते ही रश्मि कड़क आवाज में पूरे मोहल्ले के सामने चिल्लाते हुए, बंद कीजिए अपनी गंदी जबानें। ये कोई गैर मर्द नहीं है, मेरे ससुर जी हैं और मेरी माँ जी के पति हैं। माँ जी ने अपने पति की इज्जत और जान बचाने के लिए सालों तक अकेले पूरा कर्जा चुकाया है। मुझे गर्व है कि मेरी सास इतनी महान नारी है जिन्होंने दूर रहकर भी अपना धर्म निभाया। रश्मि की बात सुनकर सरिता और विमला और मनोज सहित पूरे मोहल्ले वाले शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेते हैं। सचमुच रश्मि, तेरी सास तो एक मिसाल है। एक औरत अगर महान बनने पर आए तो देवी बन सकती है। नीता ताली बजाना शुरू करती है और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग माधुरी के सम्मान में जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। विकास और रश्मि अपनी माँ और पिता का हाथ थामकर गर्व से मुस्कुराते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं।